हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एनएलपीपी से इन्वेंट्री। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन पे आते हैं। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका एक कलेक्शन, ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से चल सके, उसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री। और जो हमारा रिसोर्स है उसे हम स्टोर करके रखें या कैसे भी रख सकते हैं, तो सारा का सारा हमारा इन्वेंट्री के अंदर आता है। अब ये इन्वेंट्री को कंट्रोल भी हमें करना होता है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसे भी समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे हमें पैक करना होता है बेचने से पहले। तो सपोज हमारे पास वो चीज़ बन चुकी है, अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। जब वो पैक हो जाएगा उसके बाद हम उसे भेज सकते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो पैक हो चुका है हमारा सामान, उसमें हमारा कितना कॉस्ट लगा और फिर पैक होने के बाद उसे हमें अपने स्टोर तक भेजने में कितना टाइम लगा और उस भेजने में हमें कितना कॉस्ट लगा, ये सारा का सारा हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। इस डेफिनेशन का मतलब भी यही है। अब आते हैं हमारे पास, अब इस इन्वेंट्री को हम और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। इन्वेंट्री हमारी कितने टाइप की होती है, यहाँ पे एक एग्जांपल भी लूँगा, थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, इन्वेंट्री होती है हमारी दो टाइप्स की। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इन्वेंट्री, सेकंड होता है हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेंट्री क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेंट्री होता है हमारे पास, चलो पहले मैं डेफिनेशन दिखा लेता हूँ दोनों की, उसके बाद एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एग्जांपल से अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये डायरेक्ट इन्वेंट्री हो गया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट इन्वेंट्री हो गया। अब इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेंट्री का एग्जांपल है रबड़ और इनडायरेक्ट इन्वेंट्री का एग्जांपल है पेट्रोल। तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार का। ठीक है, सपोज करो हम कार को बनाते हैं, तो कार को बनाने में, ठीक है, कार को बनाने में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी की सारी आ जाएंगी डायरेक्ट इन्वेंट्री में। देखो, हमारे पास जो कार है उसका टायर भी बनेगा, उस टायर को बनाने में हमें रबड़ की नीड होती है। उस रबड़ को मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिख लिया। ठीक है, अब जब हमारी कार बन गई तो उसके बाद हमें नीड होगी उसे चलाने के लिए। ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की नीड होगी, लेकिन ये पेट्रोल कहीं भी हमारे बनाने में काम नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें हमारे इन्वेंट्री को बनाने में काम आई वो सारी की सारी डायरेक्ट इन्वेंट्री में, और जो उसे यूज़ करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है वो इनडायरेक्ट इन्वेंट्री में आ जाएगी। इनडायरेक्ट मतलब जो दिख नहीं रहा है लेकिन जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब आगे का टॉपिक लेते हैं। अब एक चार्ट पे बात कर लेते हैं इन्वेंट्री डिसीजन के। ठीक है, इन्वेंट्री का डिसीजन हम कैसे लेते हैं उसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री डिसीजन हमारे दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला, हमें कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना है वो भी हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डिमांड और सप्लाई। ठीक है,
हमारी डिमांड कितनी है और हमारे पास सप्लाई कितनी है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें और कितना ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है। ये भी हमारे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, या तो फिक्स ऑर्डर सिस्टम होगा या फिर फिक्स पीरियड सिस्टम होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ट हो गया। इन्वेंट्री डिसीजन हमारे पास दो टाइप का होता है, और हाउ मच टू ऑर्डर ये भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कब कब ऑर्डर करना है ये दो टाइप का होगा। एक तो फिक्स ऑर्डर सिस्टम हो गया, एक फिक्स पीरियड सिस्टम हो गया। फिक्स ऑर्डर सिस्टम मतलब हमने, जैसे हमारे पास सपोज करो हम 10 प्रोडक्ट ही एक टाइम पे बाई करते हैं, जैसे हमारे 10 प्रोडक्ट बिक जाएंगे फिर हम दोबारा से 10 प्रोडक्ट बाई करेंगे, तो ये हमारा फिक्स ऑर्डर सिस्टम हो गया। अब फिक्स पीरियड सिस्टम क्या हो गया? फिक्स पीरियड सिस्टम मतलब हम कितने पीरियड में, मतलब हमने सपोज करो पर मंथ 10 प्रोडक्ट मंगाने ही मंगाने हैं, चाहे वो बिके या ना बिके, तो वो हमारा फिक्स पीरियड सिस्टम हो गया। अब जो डिमांड है वो हमारी दो टाइप की होगी, एक हो जाएगी हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक और दूसरी हो जाएगी प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक ये तो वर्ड समझ में ही आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि सपोज करो, पहले सेकंड वाले वर्ड को समझ लो। सपोज करो हमारे पास आज 6 लोग आए, सामान खरीद के लेके गए, कल 7 लोग आए थे, परसों 8 लोग आए थे, उससे पहले 10 लोग आए थे। तो हमारे पास क्या है, फिक्स नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन संभावना तो है ना कि 10 लोग तक भी हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिमांड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम प्रोबेबिलिस्टिक बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड हो गया हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक, मतलब कि हमारे पास पर डे 5 लोग ही आते हैं, हमें पता है, फिक्स पता है कि 5 लोग ही आएंगे, तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनिस्टिक के अंदर। अब डिमांड हमारा कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा सप्लाई पे बात कर लेते हैं। अब जो सप्लाई है हमारी, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक होता है रेट ऑफ सप्लाई और दूसरा होता है लीड टाइम। ठीक है, सप्लाई को फुलफिल करने में जो टाइम लगेगा वो लीड टाइम हो गया, और हमें किस दर से सप्लाई चाहिए वो हमारा रेट ऑफ सप्लाई हो गया। जो रेट ऑफ सप्लाई है, ठीक है, वो भी हमारे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर जो पहला वाला वर्ड है वो थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में इंस्टेंट लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब अब तो वर्ड पता चल ही गया है, इंस्टेंट मतलब तुरंत। ठीक है, मतलब हमने ऑर्डर किया और सीधा हमारे पास सामान आ गया जल्दी से जल्दी, तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया ग्रेजुअल, मतलब कि हमारे पास हमने ऑर्डर किया और वो कुछ क्रम से आया हमारे पास। ठीक है, तो उससे हम बोल देंगे ग्रेजुअल। अब लीड टाइम को भी समझ लेते हैं। लीड टाइम भी हमारे पास दो टाइप से होगा, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास इन्वेंट्री डिसीजन का चार्ट। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।